आज हम बात करने वाले हैं उस एक अदालत की जिससे शायद हर भारतीय का कभी ना कभी वास्ता पड़ता है। हाँ। जिला न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सुर्खियां तो हम रोज देखते हैं, लेकिन हमारे असल जीवन में न्याय का जो पहला दरवाजा है वो यही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये न्याय की पहली सीढ़ी है और शायद सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी भी। हम सब बड़ी बड़ी अदालतों के बारे में जानते हैं, लेकिन संविधान निर्माताओं की सोच यही थी कि न्याय दिल्ली की बड़ी इमारतों तक सीमित न रहे, बल्कि हर जिले की पहचान बन जाए। हाँ। किसी भी आम इंसान के लिए न्याय की शुरुआत यहीं से होती है। और यही बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है। चाहे किसी की गिरफ्तारी का मामला हो, पड़ोसियों में जमीन का कोई झगड़ा हो या कोई पारिवारिक विवाद, रास्ता जिला अदालत से ही होकर गुजरता है। सही है। तो चलिए आज इसी बुनियाद को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले, इस अदालत को इतनी शक्ति मिलती कहां से है? क्या ये किसी सरकारी कानून से बनी है? नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जिला न्यायालय की शक्ति का स्रोत सीधे भारत का संविधान है। अच्छा। संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक एक पूरी व्यवस्था दी गई है कि राज्यों में जिला स्तर पर न्यायपालिका कैसे काम करेगी। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। जिला जज की नियुक्ति कैसे होगी, उनके नीचे की अदालतों का ढांचा क्या होगा, और इन सब पर हाईकोर्ट का नियंत्रण कैसे रहेगा। यानी इसकी नींव सीधे संविधान में रखी गई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इसे एक जबरदस्त अधिकार और स्वतंत्रता देती है। तो अगर हम एक जिले के न्यायिक सिस्टम को एक पिरामिड की तरह देखें, तो इसके शिखर पर कौन बैठा है? उस शिखर पर बैठा होता है जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, जिसे हम जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात है। क्या? एक ही व्यक्ति एक ही कुर्सी पर बैठकर 2 अलग अलग किरदार निभाता है। एक मिनट, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। मतलब एक ही जज सुबह संपत्ति का मामला सुनता है और दोपहर में हत्या का। ये तो बिल्कुल अलग तरह की मानसिकता की मांग करते होंगे। ये कैसे मैनेज होता है? देखिए, यह भारतीय न्याय व्यवस्था की एक खासियत है। जब वही न्यायाधीश दीवानी यानी सिविल मामले सुनते हैं, जैसे जमीन जायदाद वाले मामले। हाँ, जैसे जमीन जायदाद, पैसों का लेन देन या कॉन्ट्रैक्ट के विवाद, तब उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। ठीक है। लेकिन जब वही व्यक्ति गंभीर आपराधिक यानी क्रिमिनल मामले सुनता है, तो उनका पदनाम बदलकर सत्र न्यायाधीश या सेशंस जज हो जाता है। अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस जज 2 अलग अलग लोग नहीं, बल्कि एक ही जज की 2 अलग अलग भूमिकाएं हैं जो मामले की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जिला न्यायालय में न्याय के 2 बड़े रास्ते हैं, दीवानी और फौजदारी। एकदम सही। फौजदारी यानी क्रिमिनल मामलों में समाज के खिलाफ हुए अपराध आते हैं, जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार। इन मामलों में एक पक्ष सरकार होती है जो पीड़ित की तरफ से केस लड़ती है। दूसरी तरफ दीवानी यानी सिविल मामले 2 लोगों या संस्थाओं के बीच उनके व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर होते हैं। दीवानी मामलों की बात करें तो लोगों को अक्सर लगता है कि ये सिर्फ जमीन जायदाद के झगड़े होते हैं। क्या इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? हाँ, इसका दायरा बहुत बड़ा है। संपत्ति विवाद तो इसका एक बड़ा हिस्सा है ही, लेकिन इसके अलावा सभी पारिवारिक मामले जैसे तलाक, बच्चों की कस्टडी, वसीयत के मामले, अच्छा, और सभी तरह के व्यापारिक विवाद जैसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, पैसों की वसूली, ये सब दीवानी मामलों में ही आते हैं। असल में जो भी मामला सीधे तौर पर अपराध नहीं है, वो दीवानी क्षेत्राधिकार में आता है। चलिए पहले सत्र न्यायालय की शक्तियों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ समाज पर असर डालने वाले सबसे गंभीर अपराधों का फैसला होता है। एक सेशंस जज के पास क्या अधिकार होते हैं? सेशंस जज के अधिकार बहुत व्यापक होते हैं। वो उन सभी गंभीर अपराधों की सुनवाई कर सकते हैं जिनमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान हो। और यहीं पर उनके पास वो शक्ति आती है जो भारतीय कानून में सबसे बड़ी सजा मानी जाती है, मृत्युदंड की शक्ति। हाँ बिल्कुल, किसी को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाने की शक्ति। ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी एक व्यक्ति के हाथ में किसी की जिंदगी और मौत का फैसला देने की शक्ति, ये वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या इस पर कोई रोक, कोई नियंत्रण भी है, या सेशंस जज का फैसला ही अंतिम होता है? नहीं, और यही हमारे संविधान का सुरक्षा कवच काम करता है। अच्छा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि कोई भी सेशंस कोर्ट अगर किसी को फांसी की सजा सुनाता है, तो उस सजा को तब तक अमल में नहीं लाया जा सकता जब तक उस राज्य का हाई कोर्ट उस पर अपनी मुहर न लगा दे। मतलब हाई कोर्ट की सहमति जरूरी है? हाँ, इस प्रक्रिया को कॉन्फर्मेशन या पुष्टि कहते हैं।
हाईकोर्ट पूरे मामले को फिर से जांचता है और अगर उन्हें लगता है कि सजा सही है तभी उसे कंफर्म किया जाता है। ये एक बेहद जरूरी संतुलन है। यह सुनिश्चित करता है कि जिंदगी और मौत के फैसले में कोई भी चूक न हो। बिल्कुल। अब अगर हम दीवानी मामलों की तरफ लौटें तो डिस्ट्रिक्ट जज की भूमिका एक रक्षक की तरह कैसे होती है? दीवानी मामलों में जज एक तरह से अधिकारों के रेफरी होते हैं। वो ये तय करते हैं कि किसी संपत्ति का असली मालिक कौन है, क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन हुआ या किसी को कितना मुआवजा मिलना चाहिए। उनका फैसला समाज में एक स्थिरता लाता है क्योंकि लोगों को भरोसा होता है कि उनके अधिकारों का हनन होने पर एक निष्पक्ष संस्था है जो न्याय करेगी। और अगर मान लीजिए कोई पक्ष डिस्ट्रिक्ट जज के दीवानी फैसले से खुश नहीं है तो उसके लिए आगे का रास्ता क्या है? देखिए, फौजदारी मामलों की तरह ही दीवानी मामलों में भी जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील सीधे हाईकोर्ट में की जा सकती है। अच्छा। ये न्याय के सिद्धांत का एक अहम हिस्सा है कि हर किसी को कम से कम एक अपील का मौका जरूर मिलना चाहिए। एक जिला जज के पास इतनी सारी शक्तियां होना, दीवानी भी और फौजदारी भी, सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो ये सब अकेले संभालते हैं। जाहिर है एक पूरा सिस्टम उनकी मदद करता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो वो सिस्टम कैसा दिखता है? जिला जज अकेले काम नहीं करते। उनके अधीन अदालतों का एक पूरा नेटवर्क होता है जिन्हें हम मजिस्ट्रेट अदालतें कहते हैं। इसे आप एक अस्पताल की तरह समझ सकते हैं। अस्पताल, ये एक दिलचस्प एनालॉजी है, समझाइए जरा। जैसे छोटी मोटी बीमारी के लिए आप पहले जनरल डॉक्टर के पास जाते, वैसे ही कम गंभीर आपराधिक मामले पहले मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। ठीक है। अगर मामला ज्यादा गंभीर हो या कोई स्पेशलिस्ट राय चाहिए हो तो उसे बड़े डॉक्टर यानी सेशंस जज के पास भेजा जाता है। जिला जज के नीचे काम करने वाले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी CJM और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी JMFC इसी शुरुआती स्तर के डॉक्टर या जज हैं। तो वो जमानत जैसे काम करते होंगे? हाँ, वे जमानत देने, शुरुआती सुनवाई करने और छोटे अपराधों में सजा सुनाने जैसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। ये संरचना तो पुलिस और अदालत के रिश्ते को भी बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। असल जिंदगी में ये रिश्ता कैसे काम करता है? प्रक्रिया FIR से शुरू होती है। पुलिस FIR के आधार पर जांच करती है और सबूत इकट्ठा करके एक चार्जशीट बनाती है। और वो चार्जशीट अदालत में जाती है? हाँ, ये चार्जशीट फिर मजिस्ट्रेट के अदालत में पेश की जाती है और यहीं से न्यायिक नियंत्रण का असली खेल शुरू होता है। ये न्यायिक नियंत्रण सिर्फ एक किताबी बात तो नहीं है ना, है ना? इसका जमीन पे क्या मतलब है? नहीं, इसका जमीन पर बहुत गहरा मतलब है। मान लीजिए पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, वो उसे 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। उन्हें उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। अच्छा। अब ये मजिस्ट्रेट तय करेगा कि पुलिस को और जांच के लिए हिरासत की जरूरत है या आरोपी को जमानत पर छोड़ा जा सकता है। यहीं पर अदालत पुलिस की शक्ति पर एक जरूरी लगाम लगाती है। मतलब पुलिस अपनी मनमानी नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं, उससे हर कदम पर अदालत को जवाब देना होता है। तो मजिस्ट्रेट पुलिस की शक्ति को संतुलित करता है? जी, लेकिन खुद जिला न्यायालय और इन मजिस्ट्रेट अदालतों पर किसका नियंत्रण होता है? क्या वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? यहाँ पर फिर से संविधान का बनाया हुआ एक और संतुलन सामने आता है। संविधान का अनुच्छेद 235 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जिला न्यायालय और उसके अधीन सभी न्यायालयों पर नियंत्रण हाईकोर्ट का होगा। लेकिन ये नियंत्रण किस तरह का होता है? क्या हाईकोर्ट किसी जिला जज को फोन करके बता सकता है कि किसी केस में क्या फैसला देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। हाईकोर्ट का नियंत्रण मुख्य रूप से प्रशासनिक होता है, न्यायिक नहीं। प्रशासनिक मतलब? इसका मतलब है कि हाईकोर्ट ये तय करता है कि किस जज की पोस्टिंग कहाँ होगी, उनका प्रमोशन कब होगा, या अगर कोई जज अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अच्छा। हाईकोर्ट एक तरह से पूरी व्यवस्था के कामकाज की निगरानी करता है। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो संविधान में एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन बनाया गया है। एक तरफ जिला जजों को यह आजादी दी गई है कि वो बिना किसी दबाव के सिर्फ कानून और सबूतों के आधार पर फैसले लें। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ हाईकोर्ट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो देखे कि पूरी मशीनरी ठीक से चल रही है या नहीं। ये एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल जैसा है, लेकिन न्यायिक फैसलों में दखल दिए बिना। आपने इसे एकदम सही शब्दों में बयान किया है। जिला न्यायालय न्यायिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन प्रशासनिक रूप से हाईकोर्ट के प्रति जवाबदेह है। यही संतुलन हमारी न्यायपालिका की रीढ़ है।
इन सब तकनीकी बातों के बाद अब उस मूल सवाल पर वापस आते हैं कि एक आम आदमी के लिए जिला न्यायालय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, इसके 3 ठोस कारण हैं। पहला, सुलभता यानी एक्सेसिबिलिटी। देश के हर जिले में एक जिला न्यायालय है। आपको न्याय के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी राजधानी में नहीं जाना पड़ता। न्याय आपके दरवाजे के पास मौजूद है। सही बात है। और दूसरा सस्ता न्याय यानी अफोर्डेबिलिटी। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तुलना में जिला स्तर पर मुकदमेबाजी का खर्च बहुत कम होता है, जिससे वो आम आदमी की पहुंच में होता है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है कानूनी सहायता यानी लीगल एड। अगर किसी के पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, तो जिला स्तर पर सरकार की तरफ से मुफ्त वकील मुहैया कराने की व्यवस्था है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित न रह जाए क्योंकि वो गरीब है। तो असल में जिला न्यायालय सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये लोकतंत्र का वो सेफ्टी वॉल्व है जो सुनिश्चित करता है कि देश के किसी भी कोने में बैठा आम नागरिक सत्ता या पैसे के आगे बेबस महसूस ना करे। बिल्कुल। न्याय की असली शुरुआत और कई लोगों के लिए अंत भी यही होता है। सही कहा, लाखों लोगों के लिए यही अंतिम अदालत है। उनके मामले यहीं सुलझ जाते हैं और उन्हें आगे अपील में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को जिंदा रखने वाली संस्था है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हुए अगर हमें 3-4 मुख्य बातें याद रखनी हो जो परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो, तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से सबसे पहली बात यह है कि जिला न्यायालय की शक्ति सीधे संविधान से आती है, जो उसे स्वतंत्रता और सम्मान देता है। अनुच्छेद 233 से 237। संविधान का आधार। दूसरी बात, एक ही जज दीवानी मामलों में डिस्ट्रिक्ट जज और फौजदारी मामलों में सेशंस जज की दोहरी भूमिका निभाता है। दोहरी भूमिका, ठीक है। और नियंत्रण का संतुलन। हाँ। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सेशंस जज मृत्यु दंड दे सकता है, पर हाई कोर्ट की पुष्टि अनिवार्य है। ये एक अहम सुरक्षा कवच है। सही है। और चौथी बात, जिला अदालतें न्यायिक रूप से स्वतंत्र हैं, पर प्रशासनिक रूप से हाई कोर्ट के नियंत्रण में काम करती हैं, जैसा अनुच्छेद 235 में कहा गया है, जो जवाबदेही सुनिश्चित करता है। तो कुल मिलाकर शक्ति का स्रोत, दोहरी भूमिका और नियंत्रण का संतुलन, यही जिला न्यायालय के ढांचे का निचोड़ है। बिल्कुल। ठीक है, तो इस चर्चा के आधार पर अब एक प्रश्न देखते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जरूर। प्रश्न है, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति कौन करता है? आपके विकल्प हैं: ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी, राज्यपाल, सी, राष्ट्रपति, डी, उच्च न्यायालय। सही उत्तर है बी, राज्यपाल। हाँ, और इसे समझना जरूरी है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 233 में साफ साफ वर्णित है। न्याय की इस सबसे अहम बुनियाद को इतनी गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हमने समझा कि जिला न्यायालय न्याय को सुलभ बनाने के लिए कितना जरूरी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इन अदालतों पर मुकदमों का भारी बोझ है, जिससे फैसलों में सालों लग जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस सुलभ न्याय को त्वरित न्याय में बदलने के लिए जिला स्तर पर क्या बड़े संरचनात्मक बदलाव किए जा सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।